As you know, chapter 1 is going on, that is electric charges and fields. इसका हमने PT1 का सिलेबस स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अब तक PT1 के सिलेबस के रिगार्डिंग, उन सारे टॉपिक्स को हम एक बार रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, जैसा कि आपको पता ही है कि चैप्टर में काफ़ी सारे डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और थ्योरी पार्ट भी है थोड़ा बहुत। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो भी हमने पढ़ा था, और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। आपके PT1 एग्ज़ाम मंडे से स्टार्ट है, 24 आई थिंक 24 मई। तो आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे, और जिस भी टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए, जो सारा सिलेबस है PT1 का वो हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया था। उसमें सारा चैप्टर 1 आया हुआ है। पहला पार्ट हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड थर्ड पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस तरीके से 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। 3 पार्ट्स में काफ़ी सारे डेरिवेशन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी पार्ट है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। ये 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो 1 बाय 1 सारे डेरिवेशन और सारे न्यूमेरिकल एक बार डिस्कस करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे उनको, और अच्छे से आप तैयारी करिएगा PT1 सिलेबस की, और जो भी आपको क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कि सबसे पहले कूलॉम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ का जो डेरिवेशन था वो क्या था, आया था स्टूडेंट्स, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन देम। जो दो चार्ज रखे हुए हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है या उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने क्या बोला है, R। यहाँ पे K क्या है, K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। जिस तरीके से आपने 9th में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, बिल्कुल सेम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिनोट कर रहा है, वहाँ पर जो F था वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जो कांस्टेंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स, वहाँ पर कैपिटल G हम लेते थे, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एंड यूनिट हम सब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ तो F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, दैट इज एप्सिलॉन इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से इसकी यूनिट आप ड्राइव कर सकते हैं। क्या यूनिट हो जाएगी, ऊपर है कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप इसकी डायमेंशन भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो यूनिट्स हैं वो भी इस तरीके से फॉर्मूले से ड्राइव इजीली हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, F इक्वल टू, लेकिन जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तब सारी चीज़ें हम वेक्टर में, डिस्टेंस भी वेक्टर में मेजर करेंगे और फोर्स को भी क्या लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी की तरह लिखेंगे। देखिए किस तरीके से लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में।
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। F इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दो पार्टिकल हैं, इस तरीके से यहाँ पर हमने बनाया था एक ग्राफ, आपको ध्यान होगा। सपोज मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने यहाँ से लिया था, ठीक। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोजीशन वेक्टर सपोज मान लीजिए R1, ये पोजीशन वेक्टर R2। जब ये वाली डिस्टेंस कंसीडर करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज R12, और जब ये डिस्टेंस कंसीडर करेंगे R21, ठीक। इस तरीके से हमने ड्राइव किया था, आपको ध्यान होगा ये फॉर्मूला। तो जो डायरेक्ट रिजल्ट आया था वो क्या आया था, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखना है R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड का क्यूब एंड R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से F21 की भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पर ये मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड का क्यूब केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक। तो ये जो फॉर्म है ये हमारी वेक्टर को डिनोट कर रही है, और अगर सिंपल हम इसको लिखना चाहें तब R² लिख सकते हैं, और वो हमारी क्या हो जाएगी, एक सिंपल फॉर्म हो जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी और थोड़ी देर में। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर भी लिए हैं पहले। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स, कि जितने भी फोर्सेज लगे हुए हैं किसी एक पार्टिकल पर, डिफरेंट पार्टिकल्स की वजह से किसी एक पार्टिकल पर या टेस्ट चार्ज पर जितने भी फोर्सेज लगे हुए हैं, उन सब का अगर हम एक नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, उस पर जितने भी चार्जेस लगे हुए हैं, उस पर जितने भी फोर्स लगे हुए हैं, उन सारे फोर्सेज का सम, उन सारे फोर्सेज का सम जो होगा वो हमारा नेट फोर्स होगा, ठीक है। एल्जेब्रिक सम जितना भी होगा, यानी कि विद साइन। सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पर Q1 एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q2 इधर की तरफ, यहाँ पर Q3 इधर की तरफ। तो इस तरीके से जो नेट चार्ज हमारा लगेगा स्टूडेंट्स इस F01 पर, वो क्या होगा, F0 जो टोटल फोर्स होगा दैट इज F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट 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 कहाँ तक F0n, यानी कि किसी भी एक टेस्ट चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा वो सारे फोर्सेज का सम होगा। ऑलराइट, जब हम सारे फोर्सेज का सम कर देंगे विद सम, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो उस पर नेट फोर्स की है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, जिसको हमने आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टेस्ट चार्ज पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरीके से होगा कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर दें, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद, वो उस फील्ड पर, जो वो उस पॉइंट पर नेट चार्ज होगा, नेट फील्ड होगा, या फिर नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट डिस्कस किया था हमने स्टूडेंट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। अभी हमने बात की थी पॉइंट चार्ज की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसी रॉड है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कोई ऐसा सरफेस है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कोई ऐसा वॉल्यूम है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारे पास, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू
टोटल चार्ज अपॉन जितनी उसकी लेंथ है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, इट मीन्स Q अपॉन L। ऑलराइट, सपोज मान लीजिए एक हमारे पास रॉड है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब एक छोटा सा सेगमेंट अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ, चार्ज जो रॉड है हमारी ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, अगर हमने छोटा सा इसका सेगमेंट ले लिया तो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो डेल Q स्मॉल वैल्यू, और जो लेंथ हमने ली है दैट इज डेल L। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी डेल Q अपॉन डेल L। ऑलराइट, इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल S, डेल Q अपॉन डेल S। सपोज मान लीजिए कोई भी सरफेस है हमारा 2D सरफेस, यहाँ पर बात हो रही है 2D सरफेस की। 2D सरफेस में चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल और केवल किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर। जैसे कि हमारी 3D शेप्स होती हैं, स्क्वायर है, एक स्फेयर है, स्फेयर जैसे कि एक फुटबॉल टाइप, फुटबॉल की सरफेस पर ऊपर जो उसका कवर है उसकी सरफेस पर चार्ज है, तो उसकी सरफेस पर जो चार्ज है वो हम किससे लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल S। ऑलराइट, इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कि फुटबॉल है उसकी सरफेस पर भी है और उसके अंदर जो उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उस पूरे वॉल्यूम में भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वहाँ पर कंसेप्ट आएगा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो, एंड रो इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल V, वेयर V is the volume of the shape, S is the volume of the ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द शेप, एंड L लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द रॉड। ऑलराइट, ये हमने चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। यहाँ पर Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से होगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी। सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरीके से है, ऑलराइट, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इसके रेस्पेक्ट में और नेगेटिव चार्ज के लिए इसके अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हमारी किसी भी चार्ज पर या किसी भी पॉइंट पर, वो क्या होगी, उस पॉइंट या उस चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स जब हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज हों लेकिन उनके साइन अपोजिट हों, ठीक है।
सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्जेज लेकिन उनके साइन जब अपोजिट हों और वो दोनों एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर या सर्टेन जो लेंथ है उनकी उस पर रखे हुए हों, तो वो जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर चार्ज यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू। ऑलराइट, ये जो इसका पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट, इसको हमने ओ बोल दिया। सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस ए एंड सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस भी ए, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2a। इसको हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट होगा दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a। 2a क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 2a डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी हमने डिफरेंट पोजीशंस पर, और उनसे रिलेटेड फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यू माइनस क्यू है, यहाँ पर वैल्यू प्लस क्यू है। अब इसकी एक्सियल लाइन में एक पॉइंट या टेस्ट चार्ज हमारा रखा हुआ है पर, वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in the axial line of a dipole, E equal to P upon 4 pi epsilon naught into 2r upon r square minus a square होल स्क्वायर। ऑलराइट, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी। लेकिन अगर यहाँ पे हम r इज वेरी ग्रेटर देन a, कौन सी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, r है इसके सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये है पूरी 2a। तो इस डाइपोल के बारे में आपको पता ही है कितनी बहुत ही शॉर्ट लेंथ होती है, शॉर्ट लेंथ, ठीक है, शॉर्ट लेंथ होती है बहुत। तो r इज वेरी ग्रेटर देन a, r इससे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर a को नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट इज p इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से r टू द पावर 4 एंड फाइनली वी गेट p इंटू 2r। ये पावर कैंसिल हो जाएगी तो पावर यहाँ पर बचेगी 3। डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, वेक्टर E इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये फाइनल वैल्यू आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ये क्यूब है और E जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट इज r क्यूब, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वीक होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेटोरियल लाइन पर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स इस तरीके से कंसेप्ट था, आपको ध्यान होगा, प्लस क्यू, और यहाँ इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये डिस्टेंस r कैलकुलेट की थी हमने। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो टुवार्ड्स द चार्ज होगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इससे दूर होगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे और नेगेटिव चार्ज की हमेशा टुवार्ड्स। राइट, अब जो इनका रिजल्टेंट था वो इस डायरेक्शन में लाइक है। ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज P अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R प्लस A पावर 3/2। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पर, अगर R हमारा काफ़ी बड़ा है A से, तब हम क्या लिखेंगे, वेक्टर E इक्वल टू P अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बचेगा केवल एंड पावर 3/2। पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी एंड फाइनली वी गेट E इक्वल टू P अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल मोमेंट है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये समझ में आया, ये सब रिवाइज कर रहे हैं हम पिछला। आई होप आपके सब तैयार होगा, ये रिवाइज आपका हो गया होगा। चलिए, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। रिवाइज करते रहिए आप, PT1 एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।